जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। ट्रेजेडी यह है कि हम बूढ़े जल्दी हो जाते हैं और समझदार देर से। नमस्कार, मैं हूँ आरती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नितेश गुप्ता। आज आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो शायद हम सब की सपनों की ज़िंदगी के बारे में है। दोस्तों, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो शेयर किया, हम दोनों ने मिलके उस चीज़ पे काम किया। और शायद अगर कोई हमसे पूछे कि आर यू कंटेंटेड इन योर लाइफ, तो आई वुड से यस वी आर। उस कंटेंटमेंट को हमने कैसे अचीव किया, उसके बारे में कुछ सक्सेस मंत्र हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। डिस्पाइट द फैक्ट कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है। और फैक्ट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स मेरी वाइफ बताएगी। चलिए, अब इस सब में सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग योर लाइफ गोल्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने जीवन लक्ष्य को सही निर्धारित करना। आपको अपने जीवन में सर्वाइव होने के लिए कितना पैसा चाहिए, आपको कंफर्ट के लिए कितना चाहिए और लग्जरीज के लिए कितना चाहिए, इसका अनुमान लगाएं। इसका अनुमान लगाने से पहले आपको एक चीज़ डिटरमाइन करनी है, वो है अपनी कंटेंटमेंट का बेंचमार्क, कि आप जीवन में कितना हासिल करने के बाद संतुष्ट हो जाएंगे और जीवन में आपको क्या और कितना चाहिए। ठीक है, तो कंटेंटमेंट की जो परिभाषा होती है वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। जिसके पास घर नहीं है उसको घर चाहिए, जिसके पास घर है पर गाड़ी नहीं है उसे गाड़ी चाहिए, जिसके पास घर और गाड़ी दोनों हैं उसे शायद संतुष्टि चाहिए। तो यहाँ पे एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या चाहिए वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कितना पाकर आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो आपको ये निर्धारित करना है कि आपको लाइफ में क्या और कितना चाहिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकेंगे। दोस्तों, दूसरा स्टेप, जैसा पहला मेरी वाइफ ने बताया, सेट योर लाइफ गोल्स। दूसरा स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग के लिए हमें जो है ना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट हम जब सेट करते हैं उसको हमको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया जैसे आपकी रिटायरमेंट कहाँ होगी, आप कहाँ सेटल होना चाहते हो, आपके बच्चों की शादी के बारे में। मीडियम टर्म आपकी बच्चों की एजुकेशन के बारे में। और जो शॉर्ट टर्म है वो आपके जो करंट अफेयर्स हैं, करंट एक्सपेंसेस हैं, उनके बारे में। अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाना जीवन की त्रासदी नहीं होती, सबसे बड़ी त्रासदी होती है जीवन में किसी लक्ष्य का ना होना। प्लानिंग अवश्य करें, प्लानिंग आपके भविष्य की इमारत की सबसे बड़ी नींव है। दोस्तों, मेरी वाइफ ने जो कहा उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको वर्ल्ट डिज्नी का एक एग्जाम्पल देता हूँ जो कि एक सच्ची कहानी है। वर्ल्ट डिज्नी आप जानते ही हैं, जिन्होंने दुनिया का सबसे अच्छा थीम पार्क अमेरिका में बनाया है। सो कहानी ऐसी है, और ये सच्ची कहानी है। कहानी ऐसी है कि जब बचपन में वो एक बहुत हम्बल फैमिली से थे, बहुत एफ्लुएंट नहीं थे, काफ़ी पैसा वैसा नहीं था उनके पेरेंट्स के पास, बट उनकी ड्रीम्स जो थी ना वो बहुत हाई थी। वर्ल्ट डिज्नी हमेशा चाहते थे कि यार मैं एक अच्छे थीम पार्क में जाऊं, खेलूं, मस्ती करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैसा ना होने की वजह से वो इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने यहाँ हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत लाखों करोड़ों लोग, बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि एक अच्छे थीम पार्क में जाएं, एंजॉय करें, मज़े करें। तो उन्होंने इस सपने को सोचा और उस पर काम करना बचपन से ही शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत एफर्ट किया, बहुत पैसा कमाया और फाइनली उन्होंने एक ऐसा इमारत तैयार कर दी, एक ऐसा प्लेस तैयार कर दिया, एक ऐसा थीम पार्क तैयार कर दिया जो कि दुनिया में आई थिंक वो नंबर 1 है। उन्होंने जब ये थीम पार्क कंप्लीट किया तो सभी को इनवाइट किया। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को भी इनवाइट किया और बहुत बहुत बड़ी नामी हस्तियों को इनवाइट किया। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन उस थीम पार्क की इनॉग्रेशन थी, उससे एक दिन पहले वर्ल्ट डिज्नी की हार्ट अटैक आकर मृत्यु हो गई। अब उनकी पत्नी ने सोचा क्या करें। लोगों ने कहा कि चलिए इस इनॉग्रेशन को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन पत्नी ने कहा कि नहीं, ये इनॉग्रेशन होगा और अगले दिन ही होगा जिस दिन को उन्होंने सेट किया। इनॉग्रेशन प्लान डेट पे हुआ, सभी लोग आए। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने अपना लेक्चर शुरू किया और इनिशिएशन वेलकम जब उन्होंने नोट दिया तो वेलकम नोट के बाद उन्होंने एक चीज़ कही जो कि बहुत टचिंग थी कि शायद अगर वर्ल्ट डिज्नी आज हमारे साथ होते तो इस थीम पार्क को देखकर, इस प्लेस को देखकर, इतने लोगों को देखकर बहुत खुश होते। तो ये बात जो है उनकी धर्मपत्नी, वर्ल्ट डिज्नी की धर्मपत्नी मिसेस डिज्नी ने भी सुनी।
जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का भाषण ख़त्म हुआ तो वो बैठे, मिसेस डिज्नी जब अपने वेलकम नोट के बाद अपने नोट पे आई तो उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आपने जितनी भी चीज़ें कही बहुत अच्छी कही, लेकिन एक बात से मैं आपके बिल्कुल असहमत हूँ। तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उन्हें देखने लगे। तो जानते हैं आप उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि सर, आपने ये बात कही कि अगर वॉल्ट डिज्नी आज अगर ज़िंदा होते तो इस चीज़ को देखकर बहुत खुश होते। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो चीज़ आज आपके सामने है, जो आज आप आज देख रहे हैं, वो वॉल्ट डिज्नी ने 35 साल पहले देख ली थी, जिस चीज़ पे उन्होंने 35 साल पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, मेरी वाइफ ने जो चीज़ कही कि सेट योर गोल्स इन लाइफ एंड प्लानिंग, इसकी जो नींव है वो यहीं से शुरू होती है। तो प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए, उसे अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए प्लानिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सो अपने किसी भी लाइफ गोल तक पहुंचने के लिए प्लानिंग से अपना काम शुरू करें। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी ताकत और कमियों को पहचानना। प्लानिंग करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ये जानना कि कहाँ पे हम कमज़ोर हैं और कहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग हैं। क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं हमारे सामने, और कौन सी चीज़ों से हमें थ्रेट है, हमारे लिए वो बाधाएं हैं, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं वो हमारी खुद की होती हैं। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी ताकत को एनहेंस करना होता है, मेंटेन करना होता है, और वीकनेसेस को अपनी ताकत में बदलना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप प्लानिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट हैंडलिंग की बात आती है तो आप उसमें वीक हैं। तो आपको क्या करना है? प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है, और जो प्रोजेक्ट हैंडलिंग में आप वीक हैं उसे आपने स्ट्रेंथन करना है। अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स पे। जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, अवसर होते हैं, वो हमारे लिए बाहर से होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स दोनों बाहर से आते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को हमें अवेल करना होता है और थ्रेट्स को जो है हमें एनकाउंटर करना होता है। आपको ये मान के चलना है कि अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आके आपके डोर पे नॉक नहीं करेंगी। आपको बार बार ये चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन कौन से अवसर अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप अपनी जॉब पे खुश नहीं हैं, आप स्विच करना चाहते हैं, तो क्या है, आपको बार बार ये एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके लिए इससे बेटर सिचुएशन और इससे बेटर काम कहाँ पे मिल सकता है। उसी तरह से हम थ्रेट्स की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपका परफॉर्मेंस बोनस जो है वो ड्यू है, लेकिन क्या हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं जा रही है, और ये आपके लिए थ्रेट बन जाता है कि पता नहीं बोनस आपको दिया भी जाएगा कि नहीं। तो आपको क्या करना है? इस थ्रेट को एनकाउंटर करना है, अपने सारे एफर्ट्स लगा के अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है। इस तरह से आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे, वीकनेसेस पे, अपॉर्चुनिटीज़ पे और थ्रेट्स पे काम करना है। इसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, यानी कि S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट्स। इसे आपने मैनेज करना है, और इसे मैनेज करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप दोस्तों वो है वर्क हार्ड वर्सेस वर्क स्मार्ट। नाम ही बता देता है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं या हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। देखो, सुनने में तो लगता है कि हार्ड वर्क करना बहुत अच्छी बात है। सभी लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करना बहुत अच्छी बात है, मैं भी इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी उस हार्ड वर्क को ट्रांसफॉर्म कर दे स्मार्ट वर्क में, और अपने काम में इतनी क्षमता लाए कि जो काम 6 घंटे 8 घंटे में किया जा सकता है उसे हम 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे में कर दें, तो डेफिनेट सी बात है आपने उस समय को आधा या आधे से भी कम कर दिया। ये एक दिन की बात है। इसी तरह हम अपने पूरे जीवन की रिटायरमेंट को, जो कि हम हमेशा मन में प्लान करते हैं कि यार मुझे 60 में रिटायर होना है, 75 में रिटायर होना है, 70 में रिटायर। मेरा क्वेश्चन है, ये फिगर आप लाए कहाँ से? ऐसी फिगर क्यों? जिस दिन आपको लगे कि बस आप रिटायर होना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो दिन आपका रिटायरमेंट दिन होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो आपकी एज का नंबर क्या है। यहाँ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। रिटायरमेंट का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ अपना काम धाम छोड़ के बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। रिटायरमेंट का मतलब है आप आगे की आने वाली लाइफ को अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट पे जिएंगे। अपने कंफर्ट जोन पे अगर आपको लगता है कि आप काम करना चाहते हैं या आपको खुशी मिलती है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों की तरफ बाध्य नहीं होना चाहिए कि हाँ अब ये करना ही है, अच्छा लगे या ना लगे। आपको अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ आना है और अपनी खुशी से जीना है। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क की बात मैं जो कर रहा था, स्मार्ट वर्क के लिए आज की डेट में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ चुका है और बहुत सारे तरीके ऐसे आ चुके हैं जो हमारे वर्क को स्मार्ट वर्क में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो आप 10-15 साल मैक्सिमम अपनी लाइफ का वर्किंग स्टेज में लगाकर एक अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और अच्छे पैसे का डेफिनेशन सभी के लिए अलग होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो पैसा आपको मिनिमम आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, जिस दिन वो अचीव हो जाए गोल, फाइनेंशियल गोल, उस दिन आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। क्योंकि ग्रीड की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। किसी के लिए 1 करोड़, किसी के लिए 100 करोड़, किसी के लिए 10,000 करोड़ भी कम पड़ते हैं। लेकिन आपको अपनी कंटेंटमेंट देखनी है, उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है और जिस दिन वो फाइनेंशियल गोल आपका अचीव हो जाता है वही उसी दिन आप रिटायर कर सकते हैं। सेव मनी एंड द मनी विल सेव यू। आपको आपकी सैलरी अमीर नहीं बनाती, आपको आपकी खर्च करने की आदतें अमीर या गरीब बनाती हैं। पैसा कैसे कमाना है ये हर कोई जानता है, लेकिन उस पैसे को पूंजी में, वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम पहले खर्चा करते हैं, फिर जो पैसा बच जाता है उसे हम सेविंग्स में डालते हैं। हमें इसे रिवर्स करना है। हमें अपनी सेविंग्स को पहले डिटरमाइन करना है कि हाँ, हम अपने जो टोटल इनकम है उसमें से इतना पैसा सेविंग्स में डाल सकते हैं, उसको निकालिए अलग से, और जो बाकी पैसा बचता है उसी से आपको अपना खर्चा एडजस्ट करना है। पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी नीड्स पे फोकस करें, फिर आपके कंफर्ट की चीज़ों पे फोकस करें, उसके बाद आप लग्जरीज़ पे फोकस करें। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने लिए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को हम लोग किसी और वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आप बचाएं उसे एक जगह पे ना इन्वेस्ट करें, उन्हें हम अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। डू नॉट पुट ऑल ऑफ़ योर एग्स इनटू सेम बास्केट, ओके। तो रिस्क को बैलेंस करने के लिए हमें हर तरफ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, फिर चाहे वो शेयर्स हों या फिर वो डिबेंचर्स हों या इक्विटीज़ हो, गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, आरडी हो, इसी तरह जितने भी और भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं आप उनको कंसिडर करें, म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करें। तो इस तरह से एक मिक्स एंड मैच बनाएं जिससे कि आपको ऑप्टिमम इनकम, मैक्सिमम इनकम आपको वहाँ से आ सके। दोस्तों ये प्लानिंग तो आपने कर ली, मनी भी सेव कर ली, सब कुछ कर लिया जैसा मेरे वाइफ ने बताया। मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जंग जो है ना वो बैटलफील्ड में पहले नहीं जीती जाती, वो जीती जाती है दिमाग के अंदर। और अगर दिमाग के अंदर आपने जंग जीत ली मतलब 50% वर्क हो गया। उसी तरह से अगर आपने प्लानिंग अच्छी कर ली, आपकी प्लानिंग बढ़िया हो गई, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 50% वर्क बचता है, वो है एक्शन। उस एक्शन को आपने बहुत इफेक्टिव तरीके से करना है और उसी तरह से करना है जैसा आपने प्लान किया है। क्योंकि अगर आप प्लानिंग को डिस्टॉर्ट करेंगे तो फिर शायद आपका एक्शन में वो चीज़ रिफ्लेक्ट ना करे और आपकी प्लानिंग पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो प्लानिंग इफेक्टिव करने के बाद उसका एक्शन को एंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उस पर आपका काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी प्राथमिकताओं को समझें। समय एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे अधिक चाहिए, लेकिन सबसे अधिक दुरुपयोग भी हम समय का ही करते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जीवन में अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें। कौन सी चीज़ हमारे लिए आवश्यक है, कौन सी महत्वपूर्ण है, इसके बीच के अंतर को जानना बहुत ज़रूरी है। इसे समझने के लिए चलिए एक ग्राफ के थ्रू इसे समझते हैं, जिसे हम कहते हैं अर्जेंट वर्सेस इम्पॉर्टेंट ग्राफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे हैं, इसके सबसे पहले क्वाड्रेंट में हम देखेंगे विच इज़ वेरी अर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो काम जिन्हें करना ज़रूरी भी है और महत्वपूर्ण भी, उन्हें तत्काल किया जाना चाहिए। जैसे कि किसी गंभीर बीमारी का इलाज हो, ऑपरेशन हो, या फिर आपके बच्चों के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग हो। ये काम ऐसे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी। आजकल चुनाव चल रहे हैं तो एक तरह से वोट देना भी इसी कैटेगरी में आता है। ये अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी। अब आते हैं दूसरे क्वाड्रेंट पे, विच इज़ अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। वो काम जो ज़रूरी तो हैं लेकिन इस वक्त उन्हें करना महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसीविंग अ फ़ोन कॉल। क्या होता है, आपका फ़ोन जो है लगातार बज रहा है, आपको उसे कट जाने से पहले उठाना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कॉल आपके लिए महत्वपूर्ण ही ना हो, तो आप उसे बिना उठाए भी छोड़ सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। वो काम जो ना तो इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है।
कोई भी ऐसा काम जो किसी एक समय पर करना ना तो ज़रूरी है ना महत्वपूर्ण है, उस काम को आप भविष्य के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे कि बिना कारण नए कपड़े खरीदना, जबकि आपकी अलमारी पहले ही कपड़ों से भरी हो। तो कपड़े खरीदना इस पॉइंट पे ना तो इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जो काम महत्वपूर्ण है लेकिन ज़रूरी नहीं है, उसे छोड़ा जा सकता है। जैसे कि मेरे लिए मेरी बाइक की सर्विस करवाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इस समय मैं इस काम को ना भी करूं तो चलेगा। इसी समय को मैं किसी और ज़रूरी काम में लगा सकता हूं या लगा सकती हूं। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट जो वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना इफ़ेक्टिव है हमारी प्लानिंग को, हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अर्ली लाइफ रिटायरमेंट के लिए। तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी क्या है, इनफैक्ट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सपोज़ करिए कि आपके अकाउंट में 86,400 रुपये जैसे ही आप उठें और भगवान आपको अपने अकाउंट से डेबिट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दे 86,400 रुपये, और एक ही कंडीशन दे कि भैया आप जैसे ही आप उठें आपको ये पैसे मिल गए हैं, लेकिन शाम को तक जब आप सोने जाएंगे तब तक आपको ये सारे पैसे खर्च करने हैं, और अगर नहीं खर्चे तो ये पैसे भगवान वापस ले लेगा। तो आप क्या करें? मेरे हिसाब से आप 86,400 के पूरे पैसे खर्च करेंगे। शायद हर इंसान यही करेगा, क्योंकि फ्री का पैसा है और भगवान ने ये भी कहा है कि भैया मैं इसे वापस ले लूँगा, तो वापस क्यों भेजने। आप ऐसी जगह पे भी खर्चा करोगे जहाँ पे पैसा खर्चना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये 86,400 कुछ और नहीं, ये भगवान हमें हर रोज़ समय देता है, वो सेकंड्स देता है और कहता है कि मैंने तो बेटा तुम्हें ये 86,400 सेकंड्स दिए हैं, अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करो या ना करो। सो दोस्तों, लाइफ में ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप हर पॉइंट को, हर सेकंड को एनकैश करो और उस टाइम को इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करो, ताकि आप अपने स्ट्रेटजिक गोल पे जल्दी पहुँचें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपने आलोचकों को नज़रअंदाज करें। ये पॉइंट ऐसा है जो कि आपकी सक्सेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कितने एनकरेज्ड रहते हैं, कितने एंथुसियाज्म से काम करते हैं, कितने एम्बिशियस रहते हैं, वो बहुत हद तक इस पॉइंट पे निर्भर करता है। जो लोग आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, निंदा करते हैं और आपकी जो ग्रोथ है उसमें किसी भी तरह से वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। सिर्फ और सिर्फ अपने शुभ चिंतकों की बात सुने और जहां तक वो सही लगे उसे माने। बाकी जितने भी आपके क्रिटिक्स हैं, जो लोग आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, आपको नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, आप उनसे दूर रहें। दोस्तों, जो मेरा वाइफ ने कहा कि नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ। एक जंगल में कुछ मेंढक थे। कुछ मेंढक, वो सभी मेंढक जो हैं किसी रास्ते से जा रहे थे, तो 2 मेंढक किसी गहरे गड्ढे के अंदर गिर गए। अब जो बाकी मेंढक थे जो रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने सोचा ये तो बहुत गहरा गड्ढा है, अब इसमें से ये दोनों मेंढक नहीं निकल पाएंगे। मेंढक जो गिरे हुए थे उन्होंने बहुत कोशिश की। एक मेंढक जंप मारता तो गिर जाता, फिर दूसरा मारता, दूसरा गिर जाता। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि ऊपर वाले जो मेंढक थे, जो गड्ढे के ऊपर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये तुमसे नहीं होगा, अब तुम एक काम करो, यहीं पे रहो, हम आगे चलते हैं। इस चीज़ को जो एक मेंढक ने सुना, उसने सोचा कि यार ये तो बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि इतना गहरा गड्ढा है, इससे हम नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जो दूसरा मेंढक है वो शायद इस बात को नज़रअंदाज करता रहा और कोशिश करता रहा। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे 1 घंटे के बाद कोशिश उसकी सफल हो गई और वो बाहर निकल गया। लेकिन दूसरा मेंढक वहीं का वहीं रह गया और फाइनली वो कुछ टाइम बाद मेंढक एक्सपायर कर गया, क्योंकि वो निकल नहीं पाया, भूख से तड़प के वो मर गया। लेकिन दूसरे मेंढक जो थे, बहुत ज़्यादा जो बाहर थे, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल उनकी सिचुएशन हो गई कि भैया एक तो मर गया, दूसरा कैसे बाहर आ गया। तो वहीं पे एक सीनियर मेंढक थे, उनसे उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बुज़ुर्ग मेंढक ने कहा कि देखो बेटा, ये इन दोनों मेंढकों में जो मेंढक बाहर निकल के आया, तुम्हें शायद पता नहीं, ये कानों से नहीं सुनता है, ये बहरा है। विच मीन्स जब तुम इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे तो उस क्रिटिसिज्म को शायद इसने ये सोचा कि आप उसे एनकरेज कर रहे हो। सो दोस्तों, लोग आप जिसके ऊपर जितने भी पत्थर फेंके, आपको पत्थर दोबारा उनकी तरफ नहीं फेंकने हैं, रादर उन पत्थरों को यूज़ करके अपना महल बनाना है।
उसी तरह से दोस्तों, जब लोग आपको क्रिटिक्स करें तो उन क्रिटिक्स को आप रिवेंज ना लीजिए उस क्रिटिक्स का, रादर यूज दोज क्रिटिक्स एज ए माइलस्टोन एंड सपोर्टिंग स्टोन टू बिल्ड योर कैसल ऑफ ड्रीम। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज कीप प्लान बी रेडी। हम जब प्लान ए पे काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम प्लान बी को जो है वो रेडी रखें। वो प्लान बी हमारे लिए एक बैकअप का काम करता है, हमें स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी वजह से प्लान ए में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो हमारे पास प्लान बी है। लेकिन अगर हम पूरी डिटर्मिनेशन से, पूरी लगन से काम करते हैं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम प्लान ए में सक्सेसफुल ना हों। तो प्लान बी जो है जस्ट टू स्ट्रेंथन अस, वो पीछे होता है ताकि हमें जो है हमारा इनकरेजमेंट बना रहे, हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। इवन इफ द प्लान ए फेल्स वी हैव 25 मोर लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। तो कभी भी अपने आप को डिस्करेज ना होने दें, प्लान बी को साइड पे रेडी रखें और प्लान ए पे अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाएं ताकि आप सफल हो सकें। दोस्तों, मेरे बेटर हाफ ने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, बहुत ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस दिखा दी, बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया। लेकिन एक चीज़ को मैं मानता हूँ कि अगर वो इस मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और वो चीज़ से पहले मैं आपको एक एग्जांपल, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि चलते चलते किसी राह में आपके जूते में कील लग जाए तो आप क्या उस कील के साथ कंटिन्यू कर पाएंगे अपनी जर्नी? मेरे हिसाब से नहीं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहला या तो वो कील निकाल दो, दूसरा या जूता बदल दो। दोस्तों, उसी तरह से जीवन में अगर आपके पास सब कुछ होने के बाद स्ट्रेस है तो चिंता ही चिता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर, सबसे खुश, सबसे हेल्दी इंसान वही है जो जब बेड में जाता है उसे 2 मिनट में नींद आ जाती है। अगर आपके पास सोते हुए आपकी प्लानिंग इतनी बढ़िया है कि आपके सोते हुए भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, विच मीन्स यू आर ऑन ए राइट ट्रैक। सो दोस्तों, लाइफ में जो पॉइंट्स आपको किसी भी एंगल से स्ट्रेस देते हैं, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे वो आपकी कोई फिनेंशियल ट्रबल हो, चाहे वो आपकी कोई प्रॉपर्टी का इशू हो, चाहे वो आपका कोई भी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल इशू हो, मेरे हिसाब से उस इशू को आप जितना लिंगर ऑन करेंगे, जितना पकड़ के रखेंगे, वो आपको ही प्रॉब्लम देगा। इसलिए चिंता मुक्त रहिए, अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करिए, अपनी ज़िंदगी को जिए, क्योंकि आज ही आपका है, कल किसी ने नहीं देखा। तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखें और अपने दोस्तों, मित्रों और उन लोगों तक पहुंचाएं जो सिर्फ लाइफ में पैसा पैसा और पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में हैं और ये सोच रहे हैं कि अभी तो ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये अटेम्प्ट बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।